हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी के चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। हमारा चैप्टर क्या है? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। और इससे पहले के वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को डिटेल में समझे थे कि चैप्टर में क्या क्या दिया गया है, क्यों दिया गया है, इन सारी चीज़ों को। तो क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर वेन देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। कह रहा है कि कोई एथलीट धावक जो है वह तेज और गहरा सांस क्यों लेता है रेस को फिनिश करने के बाद। तो इसका आंसर क्या हम लिख सकते हैं? तो व्हेन एन एथलीट रन्स ही और सी लूजेज ए लॉट ऑफ एनर्जी। जब कोई एथलीट धावक जो है दौड़ता है या दौड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस करता है क्योंकि उसका फिजिकल एक्टिविटी बढ़ गया होता है। इन ऑर्डर टू गेट मोर एनर्जी ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड। और जो बढ़ा हुआ डिमांड है और एनर्जी का बॉडी में, उसको पूरा करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सो एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर। इसलिए कोई भी एथलीट फास्टर और डीपर ब्रीथ करता है देन यूजुअल, मीन्स सामान्य से हट करके ब्रीथ करता है फास्टर और डीपर आफ्टर फिनिशिंग द रेस, रेस को खत्म करने के बाद। अब ये ऑक्सीजन, लॉट ऑफ ऑक्सीजन की क्यों ज़रूरत है? तो रेस्पिरेशन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि ऑक्सीजन ही क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड के साथ रिएक्ट करता है और बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो यही एकमात्र जरिया है, इसलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। यही हमारा इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम लोग जानते हैं रेस्पिरेशन का 2 टाइप है, एक एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। तो कह रहा है एरोबिक और एनारोबिक के बीच में समानता क्या है, सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंस क्या है, ये दोनों बताइए। तो सिमिलरिटीज को सबसे पहले हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी इज रिलीज इन बोथ ऑफ देम। दोनों में एनर्जी रिलीज होगा। ये बात अलग है कि एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है और एनारोबिक में कम होता है, लेकिन हमको केवल सिमिलरिटी बताना है, समानता बताना है, इसलिए हम लिखेंगे एनर्जी इज रिलीज इन बोथ ऑफ देम। दूसरा पॉइंट हम क्या डाल सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन बोथ। दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस जरूर होगा। तीसरा क्या है? फूड इज ब्रोकन डाउन इन बोथ। दोनों में फूड तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है रिएक्शन के जरिए। तो अगर विशेष आपको देखना है तो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, दोनों से संबंधित रिएक्शन को भी, केमिकल रिएक्शन को दिखाया गया है, तो आप समझ जाएंगे। तो डिफरेंसेस देखते हैं। सिमिलरिटी तो देख लिए, डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर। तो एरोबिक और एनारोबिक में क्या अंतर है, इसको हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट हम एरोबिक में क्या लिख सकते हैं? यह जो टेक प्लेस होता है किसमें? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मीन्स ऑक्सीजन की मौजूदगी में यह रिएक्शन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। दूसरा, यह जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, मीन्स एनारोबिक में ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। दूसरा पॉइंट हम क्या डाल सकते हैं? फूड गेट्स ब्रोकन डाउन कंप्लीटली। भोजन जो है कंप्लीटली टूटता है इसमें, एरोबिक में, इसलिए ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। वहीं एनारोबिक में क्या होता है? फूड गेट्स ब्रोकन डाउन पार्शियली। पार्शियली मीन्स आंशिक रूप से, पार्टली, है ना। तो पार्टली या आंशिक रूप से ही भोजन इसमें टूटता है, किसमें? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तीसरा पॉइंट हम क्या देख सकते हैं कि इन प्रोडक्ट्स आर CO2 H2O। इसमें जो इन प्रोडक्ट होता है लास्ट में क्या बनता है? CO2 और H2O, एनर्जी के अलावा। वहीं यहाँ पे इन प्रोडक्ट क्या बनता है? तो इथेनॉल या लैक्टिक एसिड और CO2 प्रोड्यूस हो सकता है। इथेनॉल या लैक्टिक एसिड, यहाँ पे क्या होता है? 2 केस है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का केस है और एक ह्यूमन के मसल्स में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ह्यूमन के मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और वहाँ इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। कहाँ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में, इसलिए हम लोग बेकरी में यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? हम लोग डिफरेंस में देख सकते हैं कि एरोबिक के केस में मोर एनर्जी जो है रिलीज होता है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। एनर्जी प्रोड्यूस किस फॉर्म में होता है? ATP के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट 38 मॉलिक्यूल यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा। वहीं यहाँ पर क्या होता है? लेस एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ भी एनर्जी जो रिलीज होगा वो ATP के फॉर्म में, है ना, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल। तो हम देख लिए इस प्रकार से डिफरेंसेस है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? वाई डू वी स्नीज व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। जब धूल भरा हवा को आप लेते हैं सांस के रूप में तो आपको छींक क्यों होती है? तो इसका जवाब हम दे सकते हैं कि व्हेन वी इनहेल डस्ट लेडन एयर, जब हम धूल से भरा हवा लेते हैं सांस में, द डस्ट पार्टिकल गेट्स ट्रैप्ड इन द नदल हेयर, है ना, नाक में जो बना हुआ हेयर है उसमें यह डस्ट पार्टिकल क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है, स्टिक कर जाता है। एंड इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी। और कैविटी का जो लाइनिंग है, ये जो कैविटी है नदल पैसेज वाला, इसके लाइनिंग को क्या करता है? इरिटेट करता है, गुदगुदाहट टाइप का आपको फील होगा। इसके कारण क्या होता है? स्नीजिंग होता है, छींक होता है। एज ए रिजल्ट, अब ये स्नीजिंग होता है तो इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स आर एक्सपेल्ड आउट। ये डस्ट पार्टिकल जो है वो बाहर फेंके जाते हैं। एंड क्लीन एयर इंटर्स आवर बॉडी। और साफ हवा जो है हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो ये था स्नीजिंग के होने के पीछे का रीजन। नाउ क्वेश्चन 4 में क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि टेक 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब लो, फुल 3/4 ऑफ ईच विथ वाटर। और 3/4 जो है 3/4 पार्ट जो है वो पानी से भरा होना चाहिए। लेवल देम ABC, ABC नेमिंग कर दीजिए उसका।
कीप ए स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए में एक घोंघा डाल दीजिए स्नेल। वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी, और टेस्ट ट्यूब बी में वाटर प्लांट डाल दीजिए, और सी में भी कीप ए स्नेल एंड प्लांट बोथ, विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2। अब किसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगा CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो स्वाभाविक है टेस्ट ट्यूब ए में होगा, क्योंकि CO2 के कंसंट्रेशन को पूछ रहा है। तो टेस्ट ट्यूब ए जो है विल हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ए में क्यों हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगा CO2 का? क्योंकि इसमें स्नेल है। स्नेल क्या करता है, O2 को तो ले लेगा और एक्सेल क्या करेगा, छोड़ेगा क्या, CO2। अब इसके कारण यहाँ पर CO2 का ज़्यादा होगा। बाकी रेस्ट में क्या होता है, एक में प्लांट है तो उसमें तो O2 ज़्यादा होना ही है, और एक में स्नेल एंड प्लांट बोथ है, तो यहाँ भी CO2 सबसे हाईएस्ट नहीं होगा। सबसे हाईएस्ट कहाँ होगा, जिसमें केवल स्नेल है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में टिक द करेक्ट आंसर है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इन कॉकरोचेज एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू। अब कॉकरोच इंसेक्ट्स के कैटेगरी में आता है, इसमें हवा इंटर कहाँ से करता है, तो ऑब्वियस है स्पाइरेकल से करता है। दूसरा क्या है, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइजेज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। अब हेवी एक्सरसाइज करते हैं, जब आपका फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाता है तो आपके मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, लेग मसल्स में, अगर लेग से रिलेटेड फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे दौड़ लिए, तो क्यों होता है ऐसा, तो एक्यूमुलेशन किस चीज़ का होता है, एक्यूमुलेशन मीन्स जमा किस चीज़ का होता है, कौन चीज़ जमा हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज, मीन्स ब्रीदिंग रेट क्या है, तो ब्रीदिंग रेट है कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हैं, हवा का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, तो ये ह्यूमन बींग्स में क्या है 15 to 18 टाइम्स है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स, है ना, एक्सहेलेशन के दौरान रिब्स का क्या पोजीशन होता है, तो मूव डाउनवर्ड जाता है। अब अगर हम इसको समझें इस प्रकार से, ये हो गया हमारा सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है यहाँ पर जो होता है, यही हमारा ये डायफ्राम होता है ना, यहाँ पे डायफ्राम होता है, और ये हो गया हमारा ये रिब्स, है ना, तो इसका क्या पोजीशन रह जाता है, तो हम जानते हैं कि क्या होता है, मूव डाउनवर्ड जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर डी। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा मैच है। अब मैच में हम क्या देख रहे हैं, कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, इसमें डायरेक्ट सामने आंसर लिख दिया गया है। तो ईस्ट के केस में क्या होगा, ईस्ट अल्कोहल के फॉर्मेशन में मदद करता है। डायफ्राम के बारे में क्या होता है, ये चेस्ट का विशेष जुड़ा हुआ है, नीचे में भी हम लोग इमेज ड्रॉ किए थे इससे ठीक पहले। स्किन के बारे में कह रहा है, स्किन ब्रीदिंग के रूप में यूज किया जाता है अर्थवॉर्म के केस में। लिप्स में क्या होता है, टीनी पोर्स होते हैं जिनको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। फिश के केस में क्या होता है, ब्रीदिंग ऑर्गन है स्पेशल, जो कि गिल्स है। फ्रॉग के केस में लंग्स और स्किन दोनों का इस्तेमाल करते हैं ये ब्रीदिंग के लिए। तो ये था हमारा मैच द कॉलम क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रू और फॉल्स की बात कर रहा है। ट्रू और फॉल्स में हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ ए पर्सन स्लोज डाउन। हेवी एक्सरसाइज के दौरान ब्रीदिंग रेट जो है किसी भी पर्सन का, वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो ये हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो 2 में कह रहा है, प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। तो फोटोसिंथेसिस तो दिन में करता है क्योंकि सनलाइट की आवश्यकता होती है, तो ये सही हुआ। लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है कि रेस्पिरेशन केवल रात में होता है, तो हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन ऑल टाइम करते हैं, तो इसलिए ये जो हमारा ऑप्शन है ये फॉल्स हो जाएगा। वहीं 3 को जब देखते हैं तो क्या कह रहा है, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। स्किन और लंग्स दोनों की मदद से फ्रॉग ब्रीथ करते हैं, तो ये ट्रू है। ऐसा इसलिए कि फ्रॉग जो है जब लैंड पे होता है तो अलग इस्तेमाल करता है अपने ऑर्गन का, जब पानी में होता है तो अलग ऑर्गन का इस्तेमाल करता है। ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन के दौरान हम लोग समझे थे। तो हमारा 3 भी जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 4 में क्या कह रहा है, दी फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। क्या फिश में लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो ऑब्वियस नहीं होते हैं, गिल्स होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन के दौरान चेस्ट कैविटी का साइज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, तो ऑब्वियस इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि स्पेस जब तक क्रिएट नहीं होगा अंदर तब तक हवा कैसे हटेगा, तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जंबल वर्ड है, लेकिन इसको हम 1 वर्ड वाले आंसर के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। आप खोज के लिख सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में जो एयर ट्यूब्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रैकिया कहते हैं। कह रहा है स्केलेटल स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी को जो स्केलेटन स्ट्रक्चर कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। जो मस्कुलर फ्लोर होता है, डायफ्राम की बात कर रहा है, जो नीचे में इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। फोर्थ में क्या कर रहा है, टिनी पोर्स ऑन सरफेस ऑफ लीव्स। अब पत्तों पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको स्टोमाटा बोलते हैं, ऑब्वियस है। फिफ्थ में क्या कर रहा है, स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स के बॉडी के साइड में जो स्मॉल ओपनिंग होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको स्पाइरेकल्स बोलते हैं। ये ट्रू फॉल्स में हम लोग देखे हैं। सिक्स्थ में क्या कह रहा है, दी रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, लंग्स है।
सेवेंथ में क्या कह रहा है कि ओपनिंग्स थ्रू विच वी इनहेल, जिस छिद्र के द्वारा हम लोग हवा अंदर लेते हैं उसको नॉस्ट्रिल कहते हैं। 8 में क्या कह रहा है, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म क्या है, मीन्स जो बिना हवा के मौजूदगी में सांस लेता है, तो वो है ईस्ट। और 9 में क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिज्म विथ ट्रैकियल सिस्टम। मैंने वैसा ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, बहुत सारे हैं लेकिन एक एंट है जो आप लिख सकते हैं आंसर में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ क्वेश्चन चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर खत्म हो रहा है। लेकिन 9 में एक MCQ दिया है जिसको आपको सॉल्व कर लेना जरूरी है। ये 9 ज्योग्राफी से रिलेटेड भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विथ देम। जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पर चढ़ने का काम करते हैं, जैसे बछेंद्री पाल, इस टाइप के जो लोग होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? तो क्या पहला ऑप्शन दिया है कि क्या एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर, क्या 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर हवा नहीं होता है? तो ये पहला ऑप्शन है, जो कि गलत है, क्योंकि हवा तो होता है, कम हो ज़्यादा हो अलग का विषय है, लेकिन हवा होगा। बी में क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू पर्सन इज लेस देन द अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। ये सोचनीय पॉइंट है, इसको बाद में देखेंगे। सी को देखते हैं। सी में कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड। ऊपर जाने पर टेम्परेचर हायर होगा ज़मीन के कंपेरिजन में। तो ये गलत है, क्योंकि जो ट्रोपोस्फेयर है, जो पहला लेयर है, उसमें हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, इसलिए हिली स्टेशन पे आपको ठंडा महसूस होगा। अगला क्या है कि द प्रेशर ऑफ एयर इज हाई देन दैट ऑन द ग्राउंड। इस प्रेशर से ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन बी होगा आंसर। और बी इसलिए होगा क्योंकि द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू ए पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। और ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा मात्रा में एयर मॉलिक्यूल्स हैं या एयर हैं, इसलिए यहाँ पर हवा का क्वांटिटी ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू 5 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो ये था इस चैप्टर से रिलेटेड पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।